मुगल बच्चा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। ककाई ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए हुए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा मालूम होता था वक्त का भौचाल उसकी ढुटाई से आज आजिज आकर आगे बढ़ गया और शाही शान व शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद झक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धुली हुई मलमल जैसी जिल्द, हल्की करंजी आंखें जिन पर सफेदी रेंग आई थी, पहली नजर में सफेद ही लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थीं, जैसे पिसी हुई चांदी का गुबार उनके इर्द गिर्द मुअल्लक हो। न जाने कब से जिए जा रही थीं। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुली खुली गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही थीं, क्या सोचती रही थीं, कैसे जीती रही थीं। 12-13 साल की उम्र में वो मेरी अम्मा के चचा दादा से ब्याही तो गई थीं, मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया था। कुंवारपन की एक सदी उन्होंने इन्हीं खंडरों में बिताई थी। जितनी गोरी बीबी सफेद थी, उतने ही उनके दूल्हा स्याह भट्ट थे, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रहीं। सर शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भरकर हम बच्चे लिहाफों में दुबक जाते और पुरानी जिंदगी की गर्दानी शुरू हो जाती। बार बार सुनकर भी जीना भरता। अदबदाकर गोरी भी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी गोरी दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाव लश्कर लेकर मैके पर धावा बोल देती। बच्चों की हीद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरस्रार शाही खंडरों में आंख मिचोली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगते। काले मियाँ आ गए। हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते भागते और ककैया ईंट की 2 मंजिला मंजिल की आगोश में दुबक जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छुपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी बी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवाटी खटवाटी लेके पड़ जाती, भूख हड़ताल कर देती। घर में खाना पकता, कोई मुंह न जुटालता। जूं का तू उठवाकर मस्जिद भिजवा दिया जाता। गोरी बी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निवाला तोड़ते। बात इतनी सी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे कसे, गोरी दुल्हन काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16 बरस 17 बरस 16-17 बरस के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, जलकर मुडंडा होते रहे। दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार काले काले हाथ न लगाना, बड़ी नाजों की पाली है, तुम्हारी तो परछाई पड़ जाए तो काली हो जाएगी। बड़ा तेहा है, सारी उम्र जूतियाँ उठवाएगी। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर भी थी कि वही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। जा हो जागीर छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंढार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े, भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया। तभी मुगल बच्चे अपने गुरूर और खुददारी की तार तार चादर में सिमटकर अपने अंदर ही अंदर घुसते चले गए। मुगल बच्चे अपने महवर से कुछ खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेंच ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। अर्श से फर्श की तरफ लुढ़के तो जहनी तवाजुन डगमगा गए। जिंदगी की कदरें खल्त मल्त हो गईं। दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेजों की चाकरी, लानत और मेहनत मजदूरी कसरे शान, जो कुछ अथासा बचा उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपए पैसे की जगह चची के जहेज के पलंग के पायों से चांदी का पत्थर उखेड़ कर ले जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टके जोड़े नोच नोच कर खाए। पानदान की कुलियां सिलबट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। घर के मर्द दिन भर पलंग की अधवान तोड़ते, शाम को पुरानी घुनी अचकन पहनी और शतरंज 25 खेलने निकल गए। घर की बीवियां छुप छुप कर सिलाई कर लेती, 4 पैसों से चूल्हा चल जाता, या महल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियाँ ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही माँ बाप की तय की हुई शादी न टली। काले मियाँ सर झुका के दूल्हा बन गए।
کسی سر پھری نے عین عارسی مصحف کے وقت اور چھیڑ دیا، خبردار جو دلہن کو ہاتھ لگایا کالی ہو جائے گی۔ مغل بچہ چوٹ کھائے ہوئے ناک کی طرح پلٹا، سر سے بہن کا آنچل نوچا اور باہر چلا گیا۔ ہنسی میں کھنسی ہو گئی، ایک ماتم برپا ہو گیا۔ مردان خانے میں اس ٹریجڈی کی خبر ہنسی میں اڑا دی گئی۔ بغیر عارسی مصحف کے رخصت قیامت تھی۔ بخدا میں اس کا غرور چکرا چور کر دوں گا، کسی ایسے ویسے سے نہیں، مغل بچے سے واسطہ ہے، کالے میاں پھنکارے۔ کالے میاں شتیر کی طرح پوری مسحری پر دراز تھے۔ دلہن ایک کونے میں گٹھری بنی کانپ رہی تھی، 12 برس کی بچی کی بساط ہی کیا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کالے میاں ڈکرائے۔ دلہن اور گرڑی مڑی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں گھونگھٹ اٹھاؤ، کونی کے بل اٹھ کر بولے۔ سہیلیوں نے تو کہا تھا دولہا ہاتھ جوڑے گا، پیر پڑے گا، پر خبردار جو گھونگھٹ کو ہاتھ لگانے دیا۔ دلہن جتنی زیادہ مدافعت کرے اتنی ہی زیادہ پاک باز۔ دیکھو جی، تم نوازادی ہوگی اپنے گھر کی، ہمارے تو پیر کی جوتی ہو، گھونگھٹ اٹھاؤ، تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ دلہن پر جیسے فالج گر گیا۔ کالے میاں چیتے کی طرح لپک کر اٹھے، جوتیاں اٹھا کر بغل میں دابی اور کھڑکی سے پائیں باغ میں کود گئے۔ صبح کی گاڑی سے وہ جودھ پور دندن آ گئے۔ گھر میں سوتا پڑ گیا۔ ایک اکا بھی جو دلہن کے ساتھ آئی تھی جاگ رہی تھیں۔ گھر میں سوتا پڑا تھا، ایک اکا بھی جو دلہن کے ساتھ آئی تھیں جاگ رہی تھیں۔ کان دلہن کی چیخوں کی طرف لگے تھے۔ جب دلہن کے کمرے سے چوں کی بھی آواز نہ آئی تو ان کے تو پیروں سے دم نکلنے لگا۔ کیسی بے حیا لڑکی ہے، لڑکی تمام کی جتنی معصوم اور کنواری ہوگی اتنا ہی زیادہ دھند مچائے گی۔ کیا کچھ کالے میاں میں کھوٹ ہے؟ جی چاہیا کوئیاں میں کود کے قصہ پاک کرے۔ چپکے سے کمرے میں جھانکا تو جی سن سے ہو گیا۔ دلہن جیسی کی تیسی دھری تھی اور دولہا غائب۔ چپکے سے بڑے غیر دلچسپ قسم کے ہنگامے ہوئے، تلواریں کھینچی۔ بڑی مشکل سے دلہن نے جو بیتی تھی کہہ سنائی۔ اس پر طرح طرح کی چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں۔ خاندان میں 2 پارٹیاں بن گئیں، ایک کالے میاں کی، دوسری گوری بی کی طرفدار۔ وہ آخر خدائے مجازی ہے، اس کا حکم نہ ماننا گناہ ہے۔ ایک پارٹی جمی ہوئی تھی۔ کہیں کسی دلہن نے خود گھونگھٹ اٹھایا ہے، دوسری پارٹی کی دلیل تھی۔ کالے میاں کو جودھ پور سے بلوا کر دلہن کا گھونگھٹ اٹھوانے کی ساری کوششیں ناکام گئیں۔ وہ وہاں گھوڑ سواروں میں بھرتی ہو گئے اور بیوی کو نان نفقہ بھیجتے رہے جو گوری بی کی اماں سمدھن کے منہ پر مار آتی۔ گوری بی کلی سے پھول بن گئیں۔ ہر اٹھواڑے ہاتھوں پیروں میں مہندی رچاتی رہیں، بندھے ٹکے دوپٹے اوڑھتی رہیں اور جیتی رہیں۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بابا کی مرن گھڑی آن پہنچی۔ کالے میاں کو خبر گئی تو نہ جانے کس موڈ میں تھے کہ بھاگے آئے۔ بابا موت کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھے، کالے میاں کو طلب کیا۔ دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کی باریکیوں پر مسکوٹ ہوئی۔ کالے میاں نے سر جھکا دیا، مگر شرط وہی رہی کہ حشر ہو جائے گا، مگر گھونگھٹ تو دلہن کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا پڑے گا۔ قبلہ و کعبہ، میں قسم کھا چکا ہوں، میرا سر قلم کر دیجیے، مگر قسم نہیں توڑ سکتا۔ مغل بچوں کی تلواریں زنگیا چکی تھیں۔ آپس کی مقدمے بازیوں نے سارا کلف نکال دیا تھا، بس احمقانہ ضدیں باقی رہ گئی تھیں۔ ایک انہی کو کلیجے سے لگائے بیٹھے تھے۔ کسی نے کالے میاں سے نہ پوچھا تم نے ایسی احمقانہ قسم کھائی ہی کیوں کہ اچھی بھلی زندگی عذاب ہو گئی۔ خیر صاحب، گوری بھی پھر سے دلہن بنائی گئی۔ ککیا اینٹ والا مکان پھر پھولوں اور شمامت العنبر کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اماں نے سمجھایا تم اس کی منقوہ ہو میٹھی جان، گھونگھٹ اٹھانے میں کوئی عیب نہیں، اس کی تو ضد پوری کر دو، مغل بچے کی آن رہ جائے گی، تمہاری دنیا سنور جائے گی، گودی میں پھول برسیں گے، اللہ رسول کا حکم پورا ہوگا۔ گوری بھی سر جھکائے سنتی رہیں۔ کچی کلی 7 سال میں نوخیز قیامت بن چکی تھی۔ حسن و جوانی کا ایک طوفان تھا جو ان کے جسم سے پھوٹا نکلتا تھا۔ عورت کالے میاں کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سارے حواس اسی ایک نقطے پر مرکوز تھے، مگر ان کی قسم ایک میخدار آہنی گولے کی طرح ان کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ ان کے تخیل نے 7 سال آنکھ چولی کھیلی تھی۔ انہوں نے بیسیوں گھونگھٹ نوچ ڈالے، رنڈی بازی، لونڈے بازی، بٹیر بازی، کبوتر بازی، غرض کوئی بازی نہ چھوڑی، مگر گوری بی کے گھونگھٹ کی چوٹ دل میں پنجے گاڑے رہی، جو 7 سال سہلانے کے بعد زخم بن چکی تھی۔ اس بار انہیں یقین تھا ان کی قسم پوری ہوگی۔ گوری بھی ایسی عقل کی کوری نہیں کہ جینے کا یہ آخری موقع بھی گنوا دے۔ 2 انگلیوں سے ہلکا پھلکا آنچل ہی تو سرکانا ہے، کوئی پہاڑ تو نہیں ڈھونے۔ گھونگھٹ اٹھاؤ،
काले मियाँ ने बड़ी लजाजत से कहना चाहा, मगर मुगलई दबदबा गालिब आ गया। गोरी भी गुरूर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म देता हूँ, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी सड़ जाओगी। अब जो गया फिर ना आऊँगा। हमारे गुस्से की गोरी भी लाल भभूका हो गई। काश उनके सुलगते रुखसार से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट खाकिस्तर हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियाँ कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे, फिर जूते बगल में दबाए और पाई बाग में उतर गए। अब वो पाई बाग कहाँ, उधर पिछवाड़े लकड़ियों की टाल लग गई। बस दो जामन के पेड़ खड़े रह गए हैं और एक जुगादरी बरगद। बेले चमेली की रविशें, गुलाबों के झुंड, शहतूत अनार के दरख्त कब के लुट पिट गए। जब तक माँ जिंदा रहीं, गोरी बी को संभाले रहीं। उनके बाद ही ड्यूटी खुद गोरी बी ने संभाल ली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस कर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुन कर टाँकती, और जब तक ससुराल जिंदा रही तीज त्योहार पर सलाम करने जाती रहीं। अब के जो काले में आ गए तो गायब ही हो गए। बरसों उनका सुराग न मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वो न जाने किन जंगलों में खाक छानते फिरे। कभी खानकाहों में उनका सुराग मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े पाए जाते। गोरी बी की सुनहरी बालों में चांदी घुल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की ज़मीनें मकान कौड़ियों के मोल बिकते गए। कुछ पुराने लोग ज़बरदस्ती डट गए। कुंजड़े कसाई आन बसे। पुराने महल ढहकर नई दुनिया की बुनियाद पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरघिल्ला सा जनरल स्टोर भी उगाया, जहाँ एल्युमिनियम की पतीलियाँ, लिप्टन की चाय की पुड़ियों के हार लटकने लगे। एक मफलूज मुट्ठी की दौलत रिस कर बिखर रही थी। चंद मोहतात उंगलियां समेटने में लगी थीं। जो कल तक अदवान पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, आज साथ उठना बैठना कसरशान समझने लगे। गोरी बी का जेवर आहिस्ता आहिस्ता लाला जी की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थीं, छज्जे झूल रहे थे। बचे खुचे मुगल बच्चे अफीम का अंटा निगल कर पतंगों के पेच लड़ा रहे थे, तीतर बटेर सधा रहे थे और कबूतरों की दुमों के पर गिन गिन कर हलकान हो रहे थे। लफ्ज़ मिर्ज़ा, जो कभी शान और दबदबे की अलामत समझा जाता था, मजाक बन रहा था। गोरी बी कोलू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के छकड़े में जुती अपने महवर पर घूमे जा रही थीं। उनकी करंजी आंखों में तन्हाइयों ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह के अफसाने मशहूर थे कि उन पर जिनों का बादशाह आशिक था। जूही काले मियाँ उनके घूंघट की तरह को हाथ लगाते, चट तलवार सूंध कर खड़ा हो जाता। हर जुमेरात को इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती हैं, तब सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता है। फिर सुनहरी कुल्खी वाला सांपों का बादशाह अजगर पर सवार होकर आता है। गोरी बी की किरत पर सर धुनता है। पौट फटते ही सब नाग रुखसत हो जाते हैं। जब हम ये किस्से सुनते तो कलेजे उछल कर हलक में फंस जाते और रात को सांपों की फुनकारें सुनकर सोते में चौंक कर चीखें मारते। गोरी बी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाग खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को कभी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने जिस्म की पुकार का क्या जवाब दिया होगा। काश ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 बरस काले मियाँ गायब रहे। फिर अचानक एक दिन आप आन धमके। उन्हें किस्म किस्म के लाइलाज अमराज लाक हो गए थे। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था। बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी। बस आंखों में हसरतें जाग रही थीं, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। गोरी बी से कहो मुश्किल आसान कर जाएं। एक कम 60 की दुल्हन ने रूठे हुए दूल्हा को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोल कर हाथ पैरों में रचाई, पानी समोकर पिंडा पाक किया, सुहाग का चिकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर बूर बूर टपकता झड़ता बरी का जोड़ा निकाल कर पहना। इधर काले मियाँ दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती उनके सराहने पहुंची, तो झिलंगे पर चीकट तकिए और गूदड़ बिस्तर पर पड़े हुए काले मियाँ की मुट्ठी भर हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फरिश्ते से जूझते हुए काले मियाँ ने हुक्म दिया, गोरी बी घूंघट उठाओ। गोरी बी के हाथ उठे, मगर घूंघट तक पहुंचने से पहले गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। बड़े सुकून से उकड़ू बैठ गईं। सुहाग की चूड़ियाँ ठंडी की और रंडापे का सफ़ेद आंचल माथे पर खींच लिया।